नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज 4 फरवरी 2021 को जो रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम कंडक्ट हुआ है प्रथम पारी का, तो इस वीडियो में देखने वाले हैं। प्रथम पारी में पूछे गए टोटल 40 के 40 हूबहू एग्जैक्ट सवाल, सभी सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट से कवर करने वाले ताकि आने वाले शिफ्ट में रिलेटेड सवाल बनते हैं। आज भी बहुत से सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट से रिपीट हुए हैं, तो एंड तक आपको बने रहना। इसकी पीडीएफ फाइल आपको ऑल शिफ्ट की एक साथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। आज प्रथम पारी का वीडियो बहुत ज़्यादा डिले हो गया, मैं किसी काम में व्यस्त था और इसलिए सेकंड शिफ्ट का वीडियो भी आपको कल सुबह में मॉर्निंग में 4 से 5 बजे शेड्यूल कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर देना और वीडियो को लाइक करते हुए कंटिन्यू करना। इस सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। आप भी अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल भेज सकते हो, इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। बाकी जिन भी कैंडिडेट का आज एग्जाम था प्रथम पारी में, लास्ट में कमेंट करके बताना इन 40 में से आपके कितने जीके के सवाल है वो करेक्ट हो रहे हैं। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का भी एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ है या फिर अन्य किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म डाला हुआ है, तो आप प्रैक्टिस के लिए डेली एक मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट कीजिए। यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एग्जाम में आपका टाइम मैनेजमेंट सही रहेगा, तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस में बहुत से सवाल आप सही कर पाओगे, मतलब बिना किसी टेंशन के सवाल अटेम्प्ट हो जाएंगे। नहीं तो बहुत से कैंडिडेट मेरे को मैसेज करते हैं कि हमारे एग्जाम में सवाल मिस हो जाते हैं, पूरे सवाल देख ही नहीं पाते और ईजी सवाल है वो मिस हो जाते हैं। इसका कारण क्या है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की है। इसलिए टेक्स्ट बुक आपके लिए लेके आए हैं एक धमाकेदार ऑफर। 299 रुपये में आपको 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हो। ग्रुप डी के 170 मॉक टेस्ट है, एनटीपीसी के 162 मॉक टेस्ट है, अन्य सभी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप एनरोल कर लेना। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने जीके का पहला सवाल, सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई, मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस की स्थापना आपको पूछी है। तो वर्ष दिए गए थे, तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, 10 मार्च 1969 को। और जो सीआईएसएफ एक्ट है वो 1968 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एसबीआई की स्थापना यहाँ पर आपको पूछ ली है। स्टूडेंट बता रहे हैं कि ऑप्शन में 1955 नहीं था, तो क्या हो सकता है ऑप्शन में, क्योंकि एसबीआई की जो वैसे स्थापना जो नाम पड़ा एसबीआई वो 1 जुलाई 1955 को इसकी एसबीआई नाम हो गया। इससे पहले एग्जाम में एनटीपीसी में आ चुका है कि एसबीआई का पूरा नाम क्या था, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम था और 1955 में इसका नाम एसबीआई रखा गया है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ, आपको ऑप्शन में हो सकता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के दिए होंगे। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 27 जनवरी 1921 को और इसकी स्थापना हुई है बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और इन सभी को मर्ज होकर ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम पड़ा है 1921 को। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से यहाँ पर 1955 में एसबीआई की स्थापना हुई है। बाकी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में जो मर्ज हुआ है उनकी स्थापना कब हुई थी, तो एक तो 1843 को है जो बैंक ऑफ मद्रास है, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ कलकत्ता 1806, ये 1921 तक रहे थे। बाकी बाद में ये मर्ज होकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 से 55, अभी 55 से कंटिन्यू एसबीआई है। और आप कमेंट करके बताना उसमें क्या ऑप्शन थे। अजंता गुफाओं में किस प्रकार का चित्रण किया गया है, ये भी रिपीटेड सवाल है। तो उसमें ऑप्शन में जातक कथा था, तो वो आपको करेक्ट करना था। तो अजंता की गुफाएं हैं उसमें भित्ति चित्रकला रहती हैं, जिसे टेम्पेरा भी बोला जाता है। मतलब भित्ति चित्र का मतलब क्या हुआ, ऐसे चित्र जो दीवार पर बनाया गया हो। और इसमें जो अजंता की गुफाओं में अधिकांश जो चित्र हैं उसमें बुद्ध और बौद्ध के जीवन के चरणों से जुड़ी जातक कथाओं की, तो बौद्ध धर्म है उनकी, भगवान बुद्ध के जीवन के जो है उनसे जुड़ी जातक कथाएं रहती है ना, वो सभी कहानियां यहाँ पर बताई गई हैं भित्ति चित्रकला में जो अजंता गुफाओं में है। तो कमेंट करके बताना क्या जातक कथा उसमें ऑप्शन में था या फिर नहीं था। बाकी बात करूँ अजंता केव्स की, तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और यहाँ पर एलोरा की गुफाएं हैं, ये भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इसको बनाया है राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा और दोनों ही 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की है उसमें शामिल है। काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है, बार बार ये एक सींग वाला गेंडा प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। आप कमेंट करके बताना ये रीजनिंग से था या फिर जीके में। बाकी रीजनिंग में यदि रिलेट करके कल पूछा गया था रणथंबोर बाग है तो काजीरंगा वाला, तो उसमें एक सींग वाला गेंडा जो भारतीय गेंडा हो जाएगा, सभी को पता है इसका आंसर। 3 शिफ्टों में लगातार कंटिन्यू आ रहा है ये सवाल। स्पेन व मोरक्को को अलग करने वाली जल संधि, ये भी अपने एक्स्ट्रा फैक्ट से रिपीट हुआ सवाल। तो स्पेन व मोरक्को को अलग करने वाली जल संधि है वो जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी जिब्राल्टर जल संधि है, ये तो दो
भूभाग को अलग करती है, दो देशों को अलग करती है, स्पेन और मोरक्को है। और यदि मैं बात करूँ कौन से महासागर को ये जोड़ती हैं, तो ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को आपस में कनेक्ट करती हैं, अलग करती हैं स्पेन यानी यूरोप को, और मोरक्को जो अफ्रीका का देश है। तो यूरोप और अफ्रीका ऑप्शन में था, तो वो भी आप करेक्ट कर सकते थे। इस प्रकार आ जाए जिब्राल्टर जल संधि किसको पृथक करती है, तो यूरोप और अफ्रीका या फिर उनका देश आता है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये है जिब्राल्टर जल संधि है। तो ये स्पेन है, यूरोप और मोरक्को अफ्रीका को अलग करती हैं, और दो ओशियन हैं वो आपस में भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर हैं, इनको कनेक्ट करती हैं। अगला सवाल दिखेगा यहाँ पर, अनटचेबल और कुल्ली उपन्यास के ऑथर कौन है, तो दो अलग अलग ये उपन्यास है और दोनों के ही ऑथर हैं मुल्क राज आनंद। कौन? मुल्क राज आनंद। फिर आपके एक सवाल पूछा गया है कि भारतीय रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित जो लॉन्च हुआ है दुनिया का सबसे छोटा अंतरिक्ष यान आपको पूछा है, तो यहाँ पर वर्ल्ड स्मॉलेस्ट स्पेस क्राफ्ट है जो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये हो जाएगा स्प्रिट्स। इसका नाम है स्प्रिट्स है। ये इसरो के PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ से किया गया? श्रीहरिकोटा से। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, वर्ल्ड बम्बू डे है जो विश्व बांस दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 18 सितंबर को। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। शायद ही किसी को इसका पता होगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, कौन से देश के एक से अधिक टाइम जोन है, तो ये भी रिपीटेड सवाल है। किस प्रकार इससे पहले पूछा गया था, सबसे अधिक टाइम जोन किस देश के हैं, तो उसमें मैंने दो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए थे। एक तो बताया था कि सबसे अधिक फ्रांस के हैं, और उसके बाद है सेकेंड नंबर पर रशिया और US के, दोनों के ही 11-11 टाइम जोन है। तो आप कह सकते हो एक से अधिक में यहाँ पर बदल चुका हूँ। रशिया है, US है, सबसे अधिक पूछ रहे तो फ्रांस है, बाकी रशिया US में सेकंड स्थान पर 11 टाइम जोन है। अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया में, UK में 9 टाइम जोन है। यहाँ पर पूछा था एक से अधिक, भारत का एक ही टाइम जोन है, और बाकी ये US से करेक्ट हो जाएगा। चाइना, अर्जेंटीना सभी का एक है। और जो मेन टाइम जोन रहता है वो ग्रीनविच मीन टाइम है, प्राइम मेरिडियन है। पूछा जाता है ये कौन से देश से होकर नहीं गुजरती रेखा, GMT की बात करें तो ये UK से गुजरती है, फिर फ्रांस, स्पेन, और ये तो यूरोप की हो गई। उसके बाद अफ्रीका में ये अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगो, घाना से गुजरती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में ये मेरिडियन जो GMT है इसके द्वारा पार किया गया एकमात्र जो लैंडमास है वो भूभाग है अंटार्कटिका। और ये तो हो गई आपकी GMT। अब एग्जाम में आता है जो भारत की मानक समय रेखा है वो ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है, तो ये 5.5 घंटे आगे है। मतलब ब्रिटेन में जो भी 12 बजेगा तो +5 30 कर दीजिए, इतना यहाँ पर भारत में आगे रहेगा। भारत का समय है GMT से 82 डिग्री पूर्व में आप कह सकते हो। तो भारत की एक ही मानक समय रेखा है जो कि इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरती है। अगला सवाल ये भी सवाल रिपीट हुआ है, जो मच्छर की प्रजाति हैं उनके जीवन चक्रण के जो 4 अलग अलग चरण हैं उनका सही क्रम पूछा है। एग्जैक्ट रिपीट हो गया तो सबसे पहले हो जाएगा एग है, अंडा बनेगा, उसके बाद एग वो लार्वा में कन्वर्ट होगा, फिर ये प्यूपा, ये पानी में लार्वा हो गया, प्यूपा हो गया, ये पानी में, उसके बाद ये वापस एडल्ट बन जाएगा। तो एडल्ट से अंडा, अंडा से लार्वा, लार्वा से प्यूपा और एडल्ट हो जाएगा। तो ये सही क्रम है मच्छर का हो गया। या फिर बटरफ्लाई का पूछा है तो बटरफ्लाई का भी सेम रहेगा, एग, लार्वा, प्यूपा, तो इसमें अलग अलग नाम हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, ईरान का पूर्व नाम पूछा, तो ईरान का पहले नाम क्या था, वो था दोस्तों पर्शिया। ईरान का नाम है पर्शिया हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, प्रत्येक शिप में कहीं न कहीं पूछ ही लिया जा रहा है घुमा फिरा के। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? ऑप्शन में आपके शौकत अली था, वो करेक्ट करना था। इसके अतिरिक्त मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों बंधुओं ने मार्च 1919 में ये और खिलाफत आंदोलन इसकी वजह से शुरुआत हुई थी। बाकी विधिवत रूप से 24 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का पहला जो सम्मेलन हुआ था वो दिल्ली में आयोजित हुआ था, और मार्च 1919 में मुंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। इसका कारण पूछा जाता है तो तुर्की खलीफा पद को पुनः करना। और ये 1924 में जब स्थापित हो गया था, मुस्तफा कमाल पाशा की सरकार ने तुर्की में खलीफा के पद को पूरी तरह समाप्त कर दिया था, तो ये भी समाप्त हो गया। कंप्यूटर क्षमता की सबसे बड़ी यूनिट आपको पूछा है, तो ये ऑप्शन थे टेराबाइट है, फिर जेटाबाइट है, पेटाबाइट है, मेगाबाइट है। इनमें से सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, तो ये ZB जो जेटाबाइट में आपको कुछ प्रीफिक्स बता देता हूँ, आपको पता होना चाहिए। स्टोरेज जैसे किलो की बात करें तो KB रहती है, जो किलोबाइट है वो 10⁻³ उसका हो जाएगा, K इसका प्रीफिक्स है। और उससे बड़ी मेगा होती है 10�6, फिर गीगा 10�9 होती है। टेरा जो TB यहाँ पर रहता है वो 10�12। पेटाबाइट है ये 10�15 हो जाएगा। इसमें आपके ऑप्शन में था ना पेटाबाइट,
तो पेटाबाइट है 10⁻15। उससे भी बड़ी है दोस्तों ईबी, एक्साबाइट हो जाएगी 10⁻18। और जो ऑप्शन में आपकी जेड बी था, जेटाबाइट, ये 10⁻21 है। उससे भी बड़ी आ जाए तो योटाबाइट, जो ऑप्शन में था 10⁻24, वो योटाबाइट आपको करेक्ट करना था। अगला सवाल लिखिएगा, 2018 में कहाँ पर गुफा में फंसे 12 फुटबॉल खिलाड़ी, जो लड़के थे 12, उनकी आयु 17 वर्ष से कम थी, 13 से 17 वर्ष तक थी, और साथ ही साथ एक एडल्ट भी थे। तो 18 दिन बाद उनको बचाया गया था। उस गुफा में पानी भर गया था, बाढ़ आ गई थी। वो जैसे ही अंदर गए हैं, पीछे से बाढ़ आ गई और अंदर अंदर चलते ही गए, और फिर भी वो कहीं चट्टान पर बैठ गए थे, और बाद में 18 दिन बाद उसको रेस्क्यू करके बचाया गया। तो ये कहाँ पर हुआ था? गुफा में जो फंसे थे 12 फुटबॉल खिलाड़ी, वो थाईलैंड में फंसे थे। 11 से 17 वर्ष के 12 लड़के और एक 25 वर्षीय व्यक्ति, जो थाम लुआंग नैन उनका नाम था। ये 23 जून 2018 की बात है, गुफा में फंस गए थे, और 18 दिन बाद यानी 10 जुलाई 2018 को सुरक्षित सभी बाहर निकाले गए। अगला सवाल ये भी रिपीट हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देश कितने हैं? तो IMF के वर्तमान में 190 सदस्य देश हैं। और बात करूं अक्टूबर 2020 से पहले 189 थे। और पूछ ले कि नया सदस्य देश कौन सा बना है IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का? तो ये अक्टूबर 2020 में अंडोरा देश हैं, ये IMF का नया सदस्य बन गया है। तो ये नया अंडोरा देश है, ये IMF का सदस्य बन गया, 190वां सदस्य। बाकी IMF की बात करें, इससे पहले एग्जाम आया हुआ NTPC में कि चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? जो भारतीय गीता गोपीनाथ हो जाएंगी। मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में है। और शुरुआत में जब अस्तित्व में आया था 1945 में, उस समय सदस्य देश थे 29। G7 क्या है ये आपको पूछा गया। तो G7 इसमें 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाएं वाले देश हैं, जैसे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और USA। तो ये G7 इन सभी देशों का 7 उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का ग्रुप हो जाएगा। और अगस्त, और इनसे करंट अफेयर्स सवाल NTPC में पूछा हुआ है, ध्यान रखना ये सवाल आया हुआ है। अगस्त 2019 में 45वां G7 सम्मेलन जो समिट हुआ है, वो कहाँ पर हुआ है? तो ये बियारेट्ज फ्रांस में हुआ है। और ये 46वां कैंसिल हो गया था, 47वां UK में होने वाला है। और इसी प्रकार एक G20 भी है, जो कि 20 है टोटल वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का समूह आने वाले शिफ्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछ ले G20 क्या है? तो 20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का ग्रुप है। और G7 जो टॉप 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं देश वाली, उनका ग्रुप हो जाएगा। कांग्रेस सदस्यों के द्वारा 26 जनवरी 1930 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो इस सवाल को मैंने क्यूज के रूप में यूट्यूब पर भी डाला था, 1 लाख प्लस कैंडिडेट ने वोट भी किया था सवाल में। तो एग्जैक्ट यहाँ पर सवाल रिपीट हो गया है, और इससे पहले भी NTPC में आ चुका है। कांग्रेस सदस्यों के द्वारा जो 26 जनवरी 1930 को दिवस मनाया गया था, वो प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था उन्होंने। और शुरुआत वैसे किस प्रकार हुई? तो 31 दिसंबर 1929 की बात है। उस समय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, तो वहां पर एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और प्रस्ताव में यह कहा गया कि यदि अंग्रेज हैं वो 26 जनवरी 1930 तक भारत को उसका डोमिनियन जो प्रभुत्व नहीं देते हैं, तो भारत खुद को स्वतंत्र घोषित करेगा। और इस प्रकार उन्होंने नहीं दिया, तो 26 जनवरी 1930 को ये प्रथम स्वतंत्रता दिवस है वो मना लिया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ये भी रिपीटेड, ढाका बांग्लादेश में इसकी स्थापना हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है 30 दिसंबर 1906 को। फाउंडर कौन है? तो नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खान तृतीय। 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत कौन आए थे? ये भी सवाल रिपीट हुआ है। इससे पहले पूछा हुआ सवाल है कि 11वीं शताब्दी में अल बरूनी है वो किसके साथ भारत आए थे? उसमें ये सारे मैंने बताए थे कि ये कहाँ के थे, ये सेम वहीं से मैंने पेस्ट किया है। तो अल बरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज में हुआ है। तो यहाँ पर पूछा है उज्बेकिस्तान से कौन है? तो मैं बता चुका हूँ, अल बरूनी आए थे 11वीं सदी में। किन के साथ आए थे? तो महमूद गजनवी के साथ ये भारत आए थे। अन्य सभी जो यात्री हैं विदेशी, जैसे कि मैगस्थनीज हैं, ये सेलुकस के राजदूत थे और चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। ह्वेनसांग आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। इब्न बतूता जो मोरक्को का यात्री है, मुहम्मद बिन तुगलक के काल में ये भारत आए थे। मार्को पोलो कहाँ के यात्री है? तो ये वेनिस यात्री हैं। तो ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला सवाल देखिए, MS एक्सेल 2010 में टोटल कितने कॉलम आपको पूछा है? तो MS एक्सेल की बात करें तो 2010 जो MS एक्सेल वर्जन है उसमें टोटल कॉलम है 16,384। कितने? 16,384
कॉलम है। रो कितनी है? 1,48,576 पंक्ति हैं और 16,384 कॉलम हो जाएंगे। अब देखिए दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ सवाल है, ये तो MS एक्सेल का हो गया, आपको पता होना चाहिए MS वर्ड में अधिकतम कितने कॉलम हो सकते हैं। तो MS वर्ड में इसमें तो अनलिमिटेड सा सीन रहता है, लेकिन MS वर्ड में लिमिटेड रहते हैं। कॉलम की संख्या है मैक्सिमम 63 हो सकती है। कितनी? 63। और रो यहाँ पर अनलिमिटेड हो सकती है। अगला सवाल, MPEG की फुल फॉर्म क्या है? तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप हो जाएगा। MPEG की फुल फॉर्म जो ज़्यादातर मूवीज रहती हैं वो इसी वर्जन में रहती है जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है इंटरनेट पर, वो MPEG। जिस प्रकार MP4 रहता है उसी प्रकार जितने भी फिल्म्स हैं वो MPEG फॉर्मेट यानी मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप हो जाएगा। अन्य जैसे इंपॉर्टेंट JPEG की पूछ ले तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप या फिर JPG है तो एक्सपर्ट हटा देना। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य इजी और रिपीटेड सवाल है। कृषि पर विकास इसका प्रमुख उद्देश्य, प्राथमिकता कृषि पर दी गई थी। सभी पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य है, मैं आपको बता चुका हूं, टेलीग्राम पर भी डाल दिया था। तो प्रथम 1951 से 56 कृषि पर थी। सेकंड औद्योगिक विकास। अब दूसरी की पूछ ले तो आपको याद रखना है औद्योगिक विकास। तीसरी अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाने, यहाँ पर सबसे पहले। चौथी पंचवर्षीय योजना है, इसमें स्थिरता के साथ विकास और दूसरा आत्मनिर्भरता की स्थिति, ये दो उद्देश्य। कुछ पांचवी की बात करें तो कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता इसमें भी दी गई थी, पांचवी में भी। इसके अतिरिक्त उद्योग जैसे सेकंड में थे, इस प्रकार इसमें सारे सम्मिलित कर दी गई। खान को भी वरीयता दी गई थी। छठी में गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, तकनीकी वाली आत्मनिर्भरता छठी हो गई। सातवीं में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना और रोजगार के पर्याप्त अवसर, रोजगार हो जाएगा सातवीं। आठवीं मानव संसाधन विकास जैसे रोजगार, इसमें सारे शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य वगैरह इन सभी को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली थी। नौवीं में न्याय और समानता के साथ विकास। दसवीं में अगले 10 वर्ष, 10वीं में क्या किया? अगले 10 वर्ष में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करने का लक्ष्य था, वो 10वीं में था। 11वीं तेज और अधिक समावेशी विकास। 12वीं में क्या था? जो अंतिम 2012 से 17 तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, बहुत से सवाल रिपीट हुए, ये भी रिपीट हुआ है। कौन से मेट्रो सिटी को कनेक्ट करती है? तो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। लेंथ कितनी है? 5846। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टर्म है, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये ब्रिटिश प्रकृतिवादी नाम है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। वो बुक्स हैं ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है, उसके 5वें संस्करण में 5वां एडिशन है, उसके अंतर्गत ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टर्म उन्होंने दिया था चार्ल्स डार्विन ने। वायु कोष्टिका का आपको पूछा तो इसका क्या कार्य है? वायु कोष्टिका की बात करूं तो मानव फेफड़े जो अनेक छोटे छोटे वायु कोष रहते हैं उनसे बना होता है, और वहीं पर उन्हीं कोषों में वायु कोष्टिका कहा जाता है उसको। और ये कार्य का आपको पूछा तो कार्य मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए ये होती तो है लंग्स में, फेफड़ों में यानी फुफ्फुस में होती है। कार्य की बात करें तो जो कोष यहाँ पर मैंने बताया अनेक छोटे छोटे वायु कोष होते हैं, उन्हीं कोषों को वायु कोष्टिका बोली जाती है। तो ये कोषों की दीवारें बड़ी पतली होती हैं और उसमें क्षुद्र रुद्र वाहिनियों का जाल बिछा रहता है। तो एक तरीके से जो ये वायु कोष्टिका है उसमें रुद्र वाहिनियों का जाल बिछा हुआ रहता है, और ये रुद्र वाहिनियों को केशिका कैपिलरीज बोला जाता है। तो एक तरीके से रक्त का कार्य करेगी, रक्त को कनेक्ट करने में वायु कोष्टिका में जो प्रवेश करता है श्वास के द्वारा, वायु फेफड़ों में आती है, फिर वायु कोष्टिका में जाती है। तो जो ऑक्सीजन है वहाँ रुधिर वाहिनियों के संपर्क में आती है, तो ये रुधिर वायु की ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। तो ये क्या कार्य करती है वायु कोष्टिका? जो रुधिर आपकी ऑक्सीजन आती है यहाँ पर उसको रुधिर से कनेक्ट करेगी यहीं पर वायु कोष्टिका में। अगला सवाल दिखेगा, भारत में प्रथम सफल कपास मिल कहाँ पर स्थापित हुई है? तो प्रथम सक्सेसफुली जो कॉटन मिल स्थापित हुई है इंडिया में वो कहाँ पर हुई है? तो आपका आंसर हो जाएगा 1854 में बॉम्बे में पहली कपास मिल स्थापित हुई थी। तो आपको यहाँ पर सफल सक्सेसफुली दिया गया था। बाकी सबसे पहले जो सूती कपड़े की मिल है, कॉटन की मिल है, वो 1818 में कहाँ पर? कोलकाता के पास फोर्ट ग्लॉस्टर में स्थापित की गई थी, लेकिन ये असफल हो गई थी फेलियर के कारण। यहाँ पर सफल का पूछा तो 1854 में बॉम्बे में हुई थी ये कपास मिल की स्थापना। अगला सवाल देखिएगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किसने किया है? तो इसको डिजाइन किया है राम वी सुतार के द्वारा। तो ये वास्तुकार हैं, आर्किटेक्ट कौन है? राम वी सुतार आपको करेक्ट करना था।
बाकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात की तो इसका उद्घाटन कब किया गया है, तो 31 अक्टूबर 2018 को पीएम मोदी जी के द्वारा सरदार पटेल के जन्म की 143वीं वर्षगांठ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कितनी कौन सी वर्षगांठ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का 2018 में उद्घाटन किया गया है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो 143वीं वर्षगांठ है उस पर। अब पूछा जाता है ये है कहाँ पर, नर्मदा जिला गुजरात में है। ये भी पूछ लिया जाता है किस आइलैंड पर है, तो ये साधु बेट द्वीप है, जो आइलैंड है नर्मदा नदी पर, वहीं पर है ये आपके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और बाकी बात करो इसकी हाइट की, तो हाइट 182 मीटर है। किन को समर्पित है, तो यहाँ पर भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को एक समर्पित स्मारक है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति हो जाएगी। इसका कार्य प्रारंभ हुआ था 31 अक्टूबर 2013 को। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, खराई कैमल्स भोजन के लिए किन पेड़ों पर निर्भर रहते हैं, तो खराई जो ऊंट है कैमल्स है वो मैंग्रोव वन पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए इसे स्विमिंग कैमल भी बोला जाता है। ये ज़्यादातर पानी में रहते हैं क्योंकि मैंग्रोव वन होता कहाँ पर है, जहाँ पर छोटे पेड़ झाड़ी होते हैं, समुद्री तटों पर रहते हैं, इसलिए ये इन पे डिपेंड रहते हैं जो खराई कैमल्स हैं। अगला सवाल देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज ग्लोबल कॉमन्स के नाम से किसे जाना जाता है, तो अंटार्कटिका हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, ये 1600 में हुई थी। ऑप्शन 1600, 1500 इस प्रकार थे, तो 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। अगला सवाल देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रथम जो ट्रेड वाली व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ पर खोली गई थी, तो प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री की बात करें तो सूरत में खोली गई थी। वैसे इससे पहले एक अस्थायी फैक्ट्री यहाँ पर मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में भी खोली गई थी 1611 में ईस्ट कोस्ट में। यदि कोस्ट का दे रखा था कि वेस्ट कोस्ट में कौन सी है, तो ईस्ट कोस्ट में ये हो जाएगी जो अस्थायी थी, बाद में स्थायी सूरत में 1613 में खोली गई थी। बाकी आप कमेंट करके बताना क्या मछलीपट्टनम भी ऑप्शन में था या फिर नहीं था। नेक्स्ट देखिए, 2016 में 150 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म कहाँ पर मिले हैं, तो ये गुजरात में मिले हैं। गुजरात के कच्छ में 15 करोड़ साल पुराने डायनासोर के अवशेष मिले, और गुजरात में जो राजासोरस डायनासोर है ये स्पेशल डायनासोर की कैटेगरी है, उसी के अवशेष मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं। और इंडिया का जो लार्जेस्ट डायनासोर म्यूजियम है वो फौजिल पार्क भी गुजरात में है। अगला सवाल, वंशागति के नियम है जो या फिर आनुवांशिकता के नियम है वो किसने दिए हैं, तो ये ग्रेगोर मेंडल करेक्ट हो जाएगा। मेंडल ने यहाँ पर 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, वीर संयोजन के नियम को पृथक्करण का नियम भी बोला जाता है, और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये तीनों ही मेंडल के हैं। किसी परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं, जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं वो बाहरी सबसे आउटर मोस्ट शेल रहता है, कोश है, उसमें रहते हैं। लार्ज एरिया एक्सरे से, तो ये भी एक रिपीटेड सवाल कह सकते हो, इससे पहले एग्जाम आया था कि इंडिया का प्रथम मल्टी वेवलेंथ मिशन कौन सा था, उसमें मैंने ये सारे कंसेप्ट आपको फैक्ट बताए थे। जो लार्ज, देखिए इस सवाल में लैंग्वेज चेंज हो सकती है, आज आप कमेंट करके बताना एग्जैक्ट किस लैंग्वेज में था, लेकिन इसका आंसर एस्ट्रोसैट हो जाएगा। जो मल्टी वेवलेंथ स्पेस एक तरीके से टेलीस्कोप वाला सैटेलाइट है, और इसमें प्रमुख रूप से जो 4 यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 4 नहीं 5 इंस्ट्रूमेंट कौन से, एक तो अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है, तो यहाँ पर पूछा था टेलीस्कोप का नाम देके, हो सकता है कौन सा नहीं है। लार्ज एरिया एक्सरे प्रोपोर्शनल काउंटर टेलीस्कोप है, सॉफ्ट एक्सरे टेलीस्कोप है, कैडमियम जिंक टेल्यूराइड इमेजर है, और स्कैनिंग स्काई मॉनिटर यहाँ पर लगे हुए हैं। 5 इंस्ट्रूमेंट इस एस्ट्रोसैट में लगे हुए हैं, और ये इसका कार्य क्या हो जाएगा, तो ये सुदूरवर्ती खगोलीय पिंडों के अध्ययन को समर्पित भारत का पहला उपग्रह है। रॉकेट PSLV-VC-30 से लॉन्च किया गया है, और लॉन्च डेट है 2015 को, 28 सितंबर 2015 को। ये मल्टी वेवलेंथ वाला एक स्पेस टेलीस्कोप है। इसमें विभिन्न प्रकार की वेवलेंथ की बात करें तो इसमें पराबैंगनी भी रहती है, ऑप्टिकल यूवी भी है, पराबैंगनी यूवी हो गई, ऑप्टिकल जो विजन है, निम्न और उच्च ऊर्जा एक्सरे, तो एक्सरे की भी रहती है। तो बहुत सी वेवलेंथ है, ये निगरानी करने में इस प्रकार एक सक्षम टेलीस्कोप हो जाएगा। जो आपको पूछा था एस्ट्रोसैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, इजी सवाल आ गया। 6 वर्ष होता है, और इसमें 1/3 सदस्य हैं वो 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। योग्यता राज्यसभा सदस्य के लिए मिनिमम आयु कितनी, 30 वर्ष चाहिए। अगला सवाल देखिए, डीएनए में, इसमें भी सवाल में लैंग्वेज दोस्तों चेंज हो सकती है, कमेंट करके बताना क्या लैंग्वेज थी, या फिर सवाल इंग्लिश में तो स्टूडेंट ने इस प्रकार बताया, तो हो सकता है ऐसा था कि डीएनए अनुक्रमण तकनीकी का उपयोग करके जीनोम की रचना, कार्य एवं अनुक्रमण का अध्ययन किस ब्रांच में किया जाता है, तो ये जीनोमिक्स हो जाएगा। बाकी कमेंट करके बताना एग्जैक्ट ये सवाल किस टाइप से था। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस परिवहन सुविधा के द्वारा होता है, तो कुछ इस टाइप से ऑप्शन दिए गए, तो सबसे अधिक आपको पता ही होना चाहिए समुद्री मार्ग यानी पोर्ट्स और शिपिंग हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन है, तो मिजो नेशनल फ्रंट है, इनके संस्थापक आपको पूछा है तो लाल डेंगा हो जाएगा। और बाकी बात करूँ ये है क्या, मिजो नेशनल फ्रंट एक पार्टी है, राजनीतिक दल हो जाएगा जो स्पेशली मिजोरम राज्य में है। और इनके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वो है दोस्तों
जोरा मथंगा, आपको कमेंट करके बताना इनके फाउंडर पूछा है या अध्यक्ष पूछा है, दोनों ही मैंने आपको बता दिए हैं। अंतिम सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी एक सैनिक छावनी नहीं है? तो सैनिक छावनी कौन सी नहीं हो जाएगी यहाँ पर, सॉरी है, कौन सी है? तो ये तो जयपुर नहीं है, कोटा भी नहीं है, जालंधर है आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल 62 कंटेनमेंट है, जैसे दिल्ली कैंट बोलते हो आप, इसी प्रकार ये टोटल 62 कैंट हैं, छावनियाँ हैं। और छावनियाँ का मतलब क्या हो जाता है, जो भारतीय सेना की उस जगह को कहते हैं जहाँ पर सेना की एक टुकड़ी लंबे समय से रह रही है। तो ये टोटल 62 आप कैंट देख सकते हो, एक बार ब्रीफली देख लेना ताकि आपको आइडिया हो जाए किस जगह पर नहीं है या फिर किस जगह पर है। और इसमें ऑप्शन में जालंधर था, तो जालंधर में है, अमृतसर में भी है, और दिल्ली में भी है, फिरोजपुर में भी है, बाकी यहाँ पर ये सभी देख लीजिएगा। और अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। आप बताना, एक पूर्वी तट से कोई सवाल पूछा गया या फिर नहीं था, तो किस टाइप से पूछा गया था? और एक रीजनिंग में इस टाइप से था, असम, नागालैंड, यूपी, बिहार, राजस्थान का सही क्रम है। तो हो सकता है ये पश्चिम से पूर्व की ओर इसका सही क्रम दिया होगा ऑप्शन में। तो पश्चिम में सबसे स्टार्ट करें तो राजस्थान है, उसके बाद यूपी है, फिर बिहार, असम और लास्ट में नागालैंड हो जाएगा ये सही क्रम। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके बताना आपके यहाँ से कितने सवाल करेक्ट हो रहे हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सेकंड शिफ्ट का वीडियो कोशिश करूँगा आपको अर्ली मॉर्निंग मिल जाए। तो मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।